और हम बात करेंगे आज डायबिटीज मेलाइटिस, जिसको हम जो है वो शुगर का मर्ज भी कहते हैं। अच्छा, ये बेसिकली कह रहा है कि मोस्ट कॉमन नॉन एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। ये क्या है? ये आपकी बुक कह रही है इसको एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। आपको पता है एंडोक्राइन डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर्स होते हैं जो हार्मोन से रिलेटेड होते हैं। और परहैप्स द बेस्ट नॉन एंडोक्राइन डिसऑर्डर जो है डायबिटिक है, क्योंकि इसमें जो है वो इंसुलिन, ज्यादातर ये इंसुलिन के से रिलेटेड है, इंसुलिन हार्मोन से रिलेटेड है, तो तभी हम इसको एंडोक्राइन डिसऑर्डर कहते हैं। और इस डिसऑर्डर में आपको पता है होता क्या है कि ग्लूकोज का लेवल जो है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। अब इसकी वजह क्या होती है, काज क्या होता है डायबिटिक का? एक तो डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। इसकी वजह क्या हो सकती है? इंसुलिन की डेफिशिएंसी होना, यानी इंसुलिन आपके ब्लड में अगर कम हो। आपको पता है इंसुलिन काम क्या करती है? इंसुलिन जो है वो हमारे जो ग्लूकोज होता है, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है तो ये ग्लूकोज जाता है हमारे लिवर की तरफ, और ये ग्लूकोज जाता है हमारे मसल्स की तरफ। और इसकी तरफ जो है वो इसको, इस प्रोसेस को एक्टिव कौन करता है? इस प्रोसेस को करता है एक्टिव इंसुलिन। और ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ग्लाइकोजन में। और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का ये जो प्रोसेस है, इसको एक्टिव कौन कर रहा है? इसको एक्टिव कर रहा है इंसुलिन। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो ये ग्लूकोज आपके सेल्स, मसल्स के सेल में, लिवर के सेल्स में नहीं जाएगा। जब ग्लूकोज मसल्स और लिवर के सेल में नहीं जाएगा, तो आपको पता है कि फिर ग्लूकोज का लेवल कहाँ हाई हो जाएगा? ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा। तो इंसुलिन का हमें पता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को क्या करती है, जो है वो नॉर्मल रखती है। तो अगर इंसुलिन नहीं होगा तो डायबिटीज हो सकती है। या दूसरी रीजन इसकी ये भी हो सकती है कि इंसुलिन तो रिलीज हो रही है, लेकिन आपके लिवर के सेल्स के ऊपर और आपके मसल्स के जो सेल्स हैं, इनके ऊपर जो ये रिसेप्टर्स लगे हुए हैं ग्लूकोज को रिसीव करने वाले। ऐसे बात है, ग्लूकोज जब ब्लड में जा रही है, उसको रिसीव करने वाले जो रिसेप्टर्स हैं, या इंसुलिन को जो रिस्पॉन्स देने वाले, सॉरी, इंसुलिन जो रिस्पॉन्स देने वाले जो रिसेप्टर हैं, इंसुलिन को, जिनके साथ इंसुलिन अटैच होगी, और इंसुलिन फिर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाएगी। तो इंसुलिन को जो रिस्पॉन्स देने वाले रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर ही क्या है? वो इनएक्टिव हो जाते हैं। फिर दूसरी रीजन हो गई लॉस ऑफ रिस्पॉन्स टू इंसुलिन टारगेट टिश्यू, यानी इंसुलिन के जो टारगेट टिश्यू हैं जिन पर इंसुलिन ने काम करना है, जहां पर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना है, जहां पर ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन बढ़ानी है, इनटेक बढ़ानी है, उन सेल्स, वो सेल जो है वो इंसुलिन को रिस्पॉन्स ही नहीं देते। उनके जो रिसेप्टर्स हैं वो इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। जब वो इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो ग्लूकोज जो है वो मसल्स के अंदर या लिवर के सेल्स में कम जाएगी, जाएगी नहीं। और जब जाएगी नहीं तो वो कहाँ बढ़ेगी? वो ग्लूकोज के जो है वो ब्लड में बढ़ेगी। तो दोनों वजह हो सकती हैं, या तो इंसुलिन का ना होना, या फिर जो हमारे सेल्स हैं, टारगेट सेल जिन पर इंसुलिन काम करती है, उसके रिसेप्टर्स जो हैं वो इंसुलिन के रिसेप्टर्स वो काम ना करें। तो ये दोनों रीजन हो सकती हैं किसकी? आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल के हाई होने की। अच्छा, अब अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है, तो ब्लड के ग्लूकोज लेवल हाई होने से होता क्या है? द रिजल्ट ऑफ हाई ब्लड ग्लूकोज, यानी अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई है, यानी रिजल्ट ऑफ हाई ब्लड ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का लेवल ब्लड में हाई हो गया, तो अब इसकी वजह से कंसिक्वेंसेस क्या होंगे? अब इसकी वजह से क्या क्या चीजें हो सकती हैं? इसकी वजह से डायबिटिक किडनी एक्सक्रीट ग्लूकोज, किडनी एक्सक्रीट ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो गया तो ब्लड से जो, बॉडी से जो ग्लूकोज है उसको कौन एक्सक्रीट करना शुरू कर देगा? किडनी, यानी यूरिन के साथ जो है वो, यूरिन के साथ ग्लूकोज जो है वो बॉडी से बाहर जो है वो रिलीज होगा। यही वजह है, पहले किसी जमाने में ब्लड से ग्लूकोज को चेक नहीं करते थे, यूरिन के जरिए जो है वो क्या किया जाता था? शुगर का टेस्ट किया जाता था किसी जमाने में, क्योंकि जो शुगर का पेशेंट होता था उसके यूरिन के अंदर ज्यादा ग्लूकोज आता था। अच्छा, आपको पता है ग्लूकोज को बाहर निकालने के लिए यूरिन के साथ वाटर भी ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, वाटर ज्यादा रिलीज होगा, क्योंकि यूरिन के साथ ग्लूकोज, जो ग्लूकोज एक सॉल्यूट है, इसको बॉडी से निकालने के लिए वाटर भी ज्यादा इस्तेमाल होगा। तो इस वजह से बॉडी से वाटर भी ज्यादा पास होगा। यही वजह होती है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको क्या होती है? उनको परसिस्टेंट थर्स्ट, मुसलसल प्यास लगती है। क्यों प्यास लगती है? क्योंकि उनका बॉडी से ग्लूकोज निकल रहा होता है, तो ग्लूकोज के साथ पानी भी निकल रहा होता है यूरिन के साथ। अच्छा, हमारा जो मेन सोर्स ऑफ फ्यूल है, यानी जो हमें एनर्जी देता है, वो ग्लूकोज है।
अगर ग्लूकोज नहीं होगा, आपके मसल्स को जो एनर्जी देता है वो ग्लूकोज है। अगर ग्लूकोज नहीं है तो मेजर फ्यूल जो सोर्स होगा, यानी आपकी जो एनर्जी की सोर्स है, जो आपको एटीपी देने की जो सोर्स है, वो क्या होगी, वो फैट हो जाएगी। यानी अब आपकी बॉडी फैट से एनर्जी लेना शुरू कर देगी। सही ना? रेस्पिरेशन के लिए किसको इस्तेमाल करेगी? फैट को। और फैट जब ब्रेक डाउन होता है तो उससे एसिड मेटाबोलाइट्स बनते हैं। उससे क्या बनते हैं? एसिड मेटाबोलाइट्स बनते हैं। और वो जो एसिड मेटाबोलाइट्स होते हैं उनके ब्रेक डाउन होने से वो जो है वो टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, और उससे ब्लड की पीएच भी लो हो जाती है। लो पीएच ऑफ ब्लड। ब्लड की पीएच लो होगी। जब ब्लड ब्लड की पीएच लो होगी तो ब्लड क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। और जब आप ब्लड एसिडिक होगा तो आपको पता है कि ये भी क्या कहना है, एक लीथल यानी कंडीशन हो सकती है, जिसकी वजह से जो है वो नुकसान हो सकता है, डेथ हो सकती है। तो अब अगर ग्लूकोज का लेवल आपके ब्लड में हाई होगा तो आपकी किडनी ग्लूकोज को रिलीज करना शुरू करेंगी यूरिन के साथ। प्यास ज्यादा लगेगी। और फिर जब ग्लूकोज मसल्स के सेल को नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्लड में तो ग्लूकोज बहुत है लेकिन मसल्स के सेल तक ग्लूकोज नहीं जा रहा, और मसल्स के सेल को तो एनर्जी की जरूरत है। तो एनर्जी के लिए जो फ्यूल सोर्स है वो किसको इस्तेमाल करना शुरू कर देगा? फैट को। और फैट के ब्रेक डाउन होने से जो है वो क्या बनेंगी? वो कुछ एसिडिक एसिडिक मेटाबोलाइट्स बनेंगे। और एसिडिक मेटाबोलाइट्स क्या करेंगे? ब्लड की पीएच को लो कर देंगे। यहाँ तक बात हो गई लाइ भाई? यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो करो, फिर आगे इसकी टाइप्स की तरफ चल रहा हूँ। डायबिटीज की कितनी जो है वो टाइप्स हैं? टाइप्स ऑफ, क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ डायबिटीज की कितनी टाइप है? इसकी टू टाइप हैं। इसकी काज की बेस पर ही हमने इसकी दो टाइप यहाँ पर बना ली हैं। एक टाइप 1 है और दूसरी है टाइप 2। टाइप 1 को हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट, और टाइप 1 को इंसुलिन डिपेंडेंट कहते हैं, टाइप 2 को कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। ये इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है। यानी मतलब ये है कि टाइप 1 जो है वो, उसके लिए आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। टाइप 2 के लिए जरूरी नहीं है कि इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाएं। अच्छा, इसके अलावा टाइप 1 के, पहले टाइप 1 के बारे में बात कर लेते हैं। टाइप 1 जो है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है इन विच द इम्यून सिस्टम माउंट द अटैक ऑन द सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज। आपको पता है इंसुलिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? हमारे पेनक्रियाज में जो बीटा सेल्स हैं, हमारी पेनक्रियाज में बीटा सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? इंसुलिन। अब क्या होता है कि बाज दफा हमारे जो इम्यून सेल्स हैं, हमारे जो इम्यून सेल्स हैं, हमारे जो WBCs हैं, हमारे जो इम्यून सेल्स हैं, वो बाज़ दफ़ा किस पर अटैक कर देते हैं? वो आपके बीटा सेल पर अटैक कर देते हैं। यानी इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले सेल पर अटैक कर देते हैं। वो उसको बाहर का सेल समझकर खत्म कर देते हैं। तभी हम इसको कह रहे हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। यानी आपका अपना ही इम्यून सिस्टम आपके अपने ही सेल पर अटैक कर देता है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। दिस डिसऑर्डर यूजुअली अकर्स सडनली ड्यूरिंग चाइल्डहुड। और ये जो बीमारी होती है ज्यादातर, ये टाइप 2 वाली जो डायबिटीज है, ये 40 साल के बाद होती है। और ये कब हो जाती है? ये हो जाती है चाइल्डहुड में। यानी अक्सर ये बीमारी बचपन में हो जाती है, 21 साल से पहले पहले ये बीमारी हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा डिस्ट्रॉइंग द पर्सन एबिलिटी टू प्रोड्यूस इंसुलिन। अब इसमें इंसुलिन तो नहीं बनती। तो ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ इंसुलिन इंजेक्शन। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? अब इसको ट्रीट कैसे किया जाएगा? इसकी ट्रीटमेंट है इंसुलिन इंजेक्शन। यानी अब इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाएंगे, क्योंकि बॉडी में तो इंसुलिन बन नहीं रही है। आपको पता है बीटा सेल जो इंसुलिन बनाने वाले सेल हैं उनको तो डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब क्या होगा? इंसुलिन के इंजेक्शन के जरिए इसको ट्रीट किया जाएगा। पहले जो इंसुलिन का इंजेक्शन पहले जो बनाए जाते थे वो कैसे बनाए जाते थे? एनिमल्स का जो पेनक्रियाज होता था उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता था इंसुलिन को। किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता था? एनिमल के पेनक्रियाज में से। लेकिन अब जदीद तरीका आ गया बायोटेक्नोलॉजी के जरिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए। अब हम जो है वो आसान एक तरीका है क्या बनाने का? इंसुलिन के इंजेक्शन बनाने का एक आसान तरीका है, जिसको बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जीन रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के जरिए बनाए जाते हैं।
अच्छा, इसके बाद अब टाइप 2 की तरफ आ जाते हैं। तो टाइप 2 जो है वो is characterized by either deficiency of insulin or more commonly by reduced responses in target cell। मेन तो इसकी ज्यादातर होता है reduced responses responses to in target cell। यानी जो टारगेट सेल होते हैं वो इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। मिसाल के तौर पे इंसुलिन तो बन रही है, लेकिन टारगेट सेल के इंसुलिन को अटैच नहीं कर रहे टारगेट सेल अपने साथ। टारगेट सेल इंसुलिन को अपने साथ अटैच नहीं कर रहे। या अब इंसुलिन जब तक इन टारगेट सेल के साथ अटैच नहीं होगी, अपना काम कैसे करेगी? यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम्स को कैसे एक्टिव करेगी जब तक टारगेट सेल से अटैच नहीं होगी? तो अब क्या होता है कि इसमें टाइप 2 के अंदर क्या होता है, इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रही होती है, लेकिन वो टारगेट सेल उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते, टारगेट सेल के साथ अटैच नहीं हो रही होती। और जब टारगेट सेल रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते, तो आहिस्ता आहिस्ता बीटा सेल भी क्या करते हैं, वो इंसुलिन बनाना भी कम कर देते हैं। यानी टारगेट सेल जब इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते, तो हमारी बॉडी के सेल जो है वो क्या करते हैं, इंसुलिन बनाना भी कम कर देते हैं। तभी लिखा हुआ है कि इसके अंदर जो है वो कैरेक्टर डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, बाद में फिर डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन भी हो जाती है। पहले तो नॉर्मली यही होता है कि रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते हैं सेल से जो है वो इंसुलिन को, तो आहिस्ता आहिस्ता बीटा सेल भी इंसुलिन बनाना कम कर देते हैं। और टाइप टी डायबिटीज यूजली अकर आफ्टर 40। यानी ये कब होती है? ये 40 साल के बाद होती है, ज्यादातर ये 40 साल के बाद होती है। 40 साल के बाद ये बीमारी होगी। बिकमिंग मोर लाइकली विद इंक्रीज एज, जितनी एज बढ़ती है उसके साथ साथ इसका चांस ज्यादा हो जाता है टाइप 2 का। मोर देन 90% डायबिटिक आर टाइप 2 एंड में कैन मैनेज देयर ब्लड ग्लूकोज सॉलिडली बाय एक्सरसाइज एंड डाइटरी कंट्रोल। यानी कहता है जो टाइप 2 वाले होते हैं, ये अगर अपने जो है वो क्या करें, एक तो वजन को कंट्रोल कर लें। बाज़ दफा क्या होता है कि वजन जब बढ़ जाता है जिन लोगों का, और जो लोग खुराक के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो एहतियात नहीं करते या एक्सरसाइज नहीं करते, तो उनके भी बाज़ दफा कहते हैं कि जो इंसुलिन को रिस्पॉन्स देने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। तो अगर वो एक्सरसाइज अपनी करें, डाइट डाइट को अपने कंट्रोल में रखें, तो वो इससे जो है वो थोड़ा बहुत टाइप 2 से जो है वो बच सकते हैं। और इसका जो मेजर जो काज है वो है हेरिडिटी इज अ मेजर फैक्टर ऑफ टाइप 2। यानी टाइप 2 का जो मेजर फैक्टर है वो क्या है, हेरिडिटी की वजह से होता है। वैसे तो ये टाइप 1 भी हेरिडिटी में होता है, लेकिन टाइप 2 के बारे में स्पेशली आपकी बुक ने जो है वो दिया हुआ है। तो ये कुछ मेन डिफरेंस थे, मैंने आपको टाइप 1 और टाइप 2 के अंदर यहाँ पर बता दिए।